हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के लास्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हमें सिहन को दिखाया जाता है। अचानक से गुयनजी को अपने सामने देखकर पूछने लगी कि आप कब आए। वो बोला कि बस अभी अभी। तुम तो अपनी एक क्लाइंट से मिलने के लिए गई थी ना, तो फिर आने में इतनी देर क्यों कर दी। सिहन काफी ज्यादा नर्वस होती है और बताया कि असल में हम दोनों साथ में मूवी देखने के लिए गए थे। गुयनजी को उसका ये झूठ बोलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो आगे बढ़ते हुए कहता है कि अच्छा, फिर तो तुम दोनों ने यकीनन डिनर भी साथ में ही कर लिया होगा। गुस्से में उससे जबरदस्ती करने लगा। सिहन को समझ नहीं आती कि अचानक से वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। गुयनजी कहने लगा कि इतने टाइम के बाद ही तो हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हुआ था, लेकिन शायद तुम हो ही झूठी, तुम मेरे भरोसे के काबिल नहीं हो। सिहन बोली कि ये तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं। जिस पर गुयनजी कहने लगा कि क्या तुम ली मुंबई के साथ नहीं आई और मुझसे झूठ बोल रही थी। अभी भी तुम चाहती हो कि मैं तुम पर ट्रस्ट करूं। जो कहकर वो तो रूम से बाहर चला गया। इधर सिहन सोच रही थी कि अब मैं इसे कैसे सच बताऊं, इसकी ये गलतफहमी कैसे दूर करूं। इसके बाद अगली सुबह जब मेड ने गुयनजी को नाश्ता करने के लिए कहा तो वो बोला कि मुझे भूख नहीं और सिहन को इग्नोर करते हुए वहां से चला गया। उसके जाने के बाद यहाँ पर विवी आती है, जो सिहन से कहने लगी कि आज पहली बार मैं गुयनजी से नहीं बल्कि तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। वैसे कुछ दिनों पहले तुम्हारा पर्स स्नैच होते हुए देखकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। सिहन बोली कि क्या, इसका मतलब ये सब कुछ तुमने कराया था। विवी बोली कि सिर्फ यही नहीं बल्कि उस वक्त मिस्टर ली मुंबई का भी वहाँ पर आ जाना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि उसे भी मैंने ही किसी बहाने बुला लिया था, क्योंकि मैं जानती थी कि गुयनजी सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन वो ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी वाइफ किसी और के साथ हो। ये सुनकर सिहन ने उसे थप्पड़ मार दिया कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, जबकि विवी कहने लगी कि पहले तुम अपना रिश्ता तो बचा लो। वैसे अब गुयनजी को भी तुम में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा। तुम्हें क्या लगता है कि आज से कुछ दिनों पहले गुयनजी सच में बिजनेस ट्रिप पर गया था? ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वो मुंबई से मिलने के लिए गया था, क्योंकि उसका अब तुमसे दिल भर चुका है। विवी सिहन के दिल में ये शक पैदा करके वहाँ से चली गई, जबकि सिहन तो पहले से भी वीक फील कर रही थी। नेक्स्ट सीन में उसकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ चुकी थी। दादी माँ ने उसका चेकअप करने के लिए जल्दी से वेनमिन को बुला लिया था, लेकिन सिहन उठकर कहती है कि नहीं दादी माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे चेकअप की जरूरत नहीं, क्योंकि वो किसी भी हाल में वेनमिन को अपने मिसकैरेज के बारे में पता नहीं चलने देना चाहती थी। यहाँ बातों ही बातों में वो कहता है कि गुयनजी आपका बिल्कुल भी अच्छे से ख्याल नहीं रख रहा, मैं उसकी अच्छे से क्लास लूंगा। वैसे वो बेचारा भी आजकल काफी बिजी है। पिछले दिनों भी वो एक शेयर होल्डर के साथ मीटिंग करने के लिए गया था, लेकिन कुछ खास बात नहीं बन सकी। इसी दौरान विवी सिहन को एक पिक्चर सेंड कर देती है, जिसमें कि गुयनजी मुंबई के साथ था, इसे ये यकीन दिलाने के लिए कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही। नेक्स्ट सीन में सिहन को इसी बारे में सोच सोच कर नींद नहीं आ रही थी, तो उसने डाइवोर्स पेपर मंगवा लिए थे। दिल ही दिल में सोचने लगी कि मैं गुयनजी को कोई भी फायदा नहीं पहुंचा सकती। वो और मुंबई एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है, शायद मुझे उसे डाइवोर्स ले लेना चाहिए। आफ्टर दैट वो गुयनजी के पास वो डाइवोर्स पेपर्स लेकर आती है। वो तो इसे देखकर इग्नोर करने लगा था, लेकिन सिहन बोली कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। ये रहे डाइवोर्स पेपर, मैंने इस पर साइन कर दिया है, तुम भी इस पर साइन कर दो। जो सुनकर तो गुयनजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया कि इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम उस ली मुंबई को पसंद करती हो। क्या मैं इतना बुरा हूँ? तुम इतने टाइम मुझसे झूठ बोल रही थी। सिहन उसके सवालों का जवाब नहीं देना चाहती। वो जाने ही लगी थी कि इधर गुयनजी ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच दिया, जिससे इन दोनों के पेंडेंट्स टकरा जाते हैं और हमेशा की तरह इन दोनों की सोल्स आपस में एक्सचेंज हो गई। तब तक दूसरी तरफ से दादी माँ पहुँच जाई काफी खुशी में कि सिहन तुम प्रेग्नेंट हो, तुमने हमें बताया क्यों नहीं? ये देखो तुम्हारी रिपोर्ट्स। सिहन की बॉडी में इस वक्त गुयनजी की सोल थी, जो कि सच में ही शॉक्ड हो जाता है कि क्या प्रेग्नेंट। लेकिन दूसरी तरफ दादी माँ वो डाइवोर्स पेपर्स भी देख लेती है, जिससे तो उनको काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और गुयनजी को डांटने लगी कि तुमने मेरा मान तोड़ दिया है, इतना बड़ा फैसला तुम किसी को बताए बगैर कैसे कर सकते हो। इवन कि उसे थप्पड़ मार देती है। इधर गुयनजी उनको रोकने की कोशिश कर रहा था और दादी माँ उसे कहने लगी कि सिहन तुम फिक्र नहीं करो, दादी माँ तुम्हारे साथ है, चाहे ये मेरा ग्रैंड चाइल्ड है, लेकिन मैं इसे तुम्हें बुली करने बिल्कुल भी नहीं दूंगी। जिसके बाद वो गुयनजी को घुटने टेकने के लिए कहती है। असल में तो इस वक्त उसकी बॉडी में सिहन की सोल थी, लेकिन दादी के कहने पर जाकर वो घुटने टेक देती है। इधर गुयनजी दादी माँ को वहाँ से ले गया। उन्हें छोड़कर जब वो वापस आता है तो सिहन से कहने लगा कि तुम अभी भी घुटने टेक कर बैठी हुई हो, मुझे इस रिपोर्ट के बारे में एक्सप्लेन करो, तुम मुझसे क्या छुपा रही हो। वो भी खड़े होते हुए बोली कि मैं तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना चाहती। जहाँ तक इस बच्चे की बात है तो मेरा मिसकैरेज हो चुका, इसलिए तुम जल्द से जल्द डाइवोर्स पेपर्स पर साइन कर दो। इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में बहस चल रही थी कि उधर सिहन के फोन पर एक मैसेज आ जाता है, जो कि विवी
का ही था और ये गुयनजी ने देख लिया। पूछने लगा कि विवी तुम्हें ब्लैकमेल कर रही है तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। ऊपर से यहाँ ली मुबई की कॉल भी आ जाती है जिसे गुयनजी ने ही रिसीव किया। वो सिहन से उसका हाल पूछ रहा था और उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम्हारा मिसकैरेज एक एक्सीडेंट था, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। क्या तुमने इस बारे में गुयनजी को बता दिया है? उधर गुयनजी की बॉडी में से सिहन कहने लगी कि हाँ मैं ऑलरेडी ही इस बारे में जानता हूँ। उसकी आवाज सुनकर ली मुबई बोला कि तुमने मुझे गुयनजी को बताने से मना किया था और खुद उसे बता दिया। क्या तुम भी उसके साथ मिलकर मेरे साथ कोई खेल खेल रही हो? खैर मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता गुयनजी, मैंने सिहन को तुम्हारा होने तो दे दिया पर अगर तुमने इसका अच्छे से ख्याल नहीं रखा तो देख लेना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इधर गुयनजी ने फौरन से कॉल काट दी और सिहन से कहने लगा कि तुमने मुझे पहले सच क्यों नहीं बताया? बजाय कि तुम मुझे सच बताती तुमने ली मुबई के साथ मिलकर इसे छुपाने की कोशिश की। लेकिन सिहन कहती है कि हमारा डाइवोर्स हो जाना ही बेहतर है, इस तरह तुम्हारे बिजनेस की प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाएगी। जिस पर गुयनजी बोला कि ये कोई मसले का हल नहीं है, मैं हूं ना अपने बिजनेस को संभालने के लिए, तुम प्लीज इस वक्त मेरा सहारा बनो, मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए कोई झूठी तो नहीं, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम प्लीज मुझसे कोई भी बात मत छुपाना। ये सारी बातें वो सिहन को बहुत ही प्यार से समझा रहा था। सिहन भी उसकी बात समझ जाती है पर वो कहती है कि आखिर कब तक मेरी सोल तुम्हारी बॉडी में रहेगी, प्लीज हमें जल्द से जल्द इसका कोई न कोई सोल्यूशन निकालना होगा। नेक्स्ट सीन में स्टेप मॉम जुनहाओ को कंपनी का CEO बनाना चाह रही थी क्योंकि फिलहाल सबसे ज्यादा शेयर्स उनके पास ही थे। तब तक गुयनजी, दादी माँ और सिहन भी पहुंच आए ये कहते हुए कि हमें ये फैसला मंजूर नहीं। और किसने कहा कि सबसे ज्यादा शेयर्स आपके पास है? दादी माँ ने मिस्टर टैंग को डांटना शुरू कर दिया कि मैंने तुम्हें अपनी फैमिली का हिस्सा माना था लेकिन मेरे पीठ पीछे तुम मेरे दुश्मनों के साथ हाथ मिलाओगे, मैंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन क्या है ना कि धोखेबाज इंसान का साथ उसके अपने भी नहीं देते। तुम जिन शेयर्स पर इतना नाज कर रहे हो वो शेयर्स तो हमें मुंबई पहले ही दे चुकी। ये सुनकर मिस्टर टैंग फौरन से पेपर्स देख लेता है जिसके बाद उसने मुंबई को थप्पड़ मार दिया कि इतना बड़ा फैसला तुमने मुझसे पूछे बगैर क्यों किया? वो बोली कि डैड आप पहले भी 2 नंबर के काम बहुत कर चुके और मैं नहीं चाहती थी कि मजीद आप कोई इलीगल काम करे। यहाँ पुलिस मेंबर मिस्टर टैंग को इलीगल फंड के केस में अपने साथ ले जाती है। उन्हें गुस्सा तो काफी आ रहा था लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। जाते जाते मुंबई भी सिहन को सावधान रहने के लिए कह रही थी कि विवी कभी भी तुम पर अटैक कर सकती है क्योंकि वो तुम्हारा भला नहीं चाहती। यहाँ विवी भी जल्दी से गुयनजी के पास आते हुए कहती है कि मैं इन लोगों के साथ बिल्कुल भी नहीं मिली हुई, मुझे तो पता तक नहीं था कि ये लोग तुम्हें धोखा दे रहे हैं। गुयनजी की बॉडी में इस वक्त सिहन की सोल थी। उसने विवी को धक्का दे दिया कि तुम्हारी वजह से ही मेरे बच्चे की जान गई, तुम एक मर्डरर हो। ये बात इधर दादी माँ ने भी सुन ली जो कि बहुत ज्यादा सैड हो जाती है कि क्या मेरा ग्रैंड चाइल्ड नहीं रहा? सिहन ये कैसे हो सकता है? ये बात उन्हें काफी हर्ट कर देती है। इवन के इसी की वजह से दादी माँ बेहोश हो गई थी। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया गया। दादी माँ को जब होश आया तो वो सिहन को तसल्ली देते हुए कहती है कि जो भी हुआ तुम्हें इस वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम ठीक हो, मेरे लिए इतना ही काफी है। जबकि उनके सामने इस वक्त सिहन की बॉडी में गुयनजी की सोल थी। दूसरी तरफ सिहन भी आ जाती है ये कहते हुए कि हमारा केस सोल्व हो चुका है, आप दोनों को परेशान होने की जरूरत नहीं। इसके बाद दोनों ही मिलकर दादी माँ का ख्याल रख रहे होते हैं लेकिन इसी दौरान दादी माँ को उन दोनों का बिहेवियर बहुत अजीब लगा। सिहन के गेस्चर्स बिल्कुल ही गुयनजी की तरह लग रहे थे और गुयनजी लड़कियों की तरह बिहेव कर रहा होता है। तो दादी माँ ने कह दिया कि ना तो तुम गुयनजी लग रहे हो और ना ही तुम सिहन, आखिर ये चल क्या रहा है? मुझे सच सच बताओ। पहले तो वो दोनों सोच रहे थे कि कैसे बताए लेकिन फिर दोनों ही मिलकर ये पूरी कहानी जल्दी जल्दी से सुना देते हैं। उन दोनों की ये पूरी कहानी सुन लेने के बाद दादी माँ को उन पर हंसी आ रही थी और वो कहती है कि ये खामखा में तो नहीं हो सकता, यकीनन कोई ना कोई चीज तो इसके साथ जुड़ी हुई जरूर होगी। गुयनजी कहता है कि दादी माँ हमने तो बहुत कोशिश की पता लगाने की लेकिन हमें कुछ भी पता नहीं चल पाया। हाँ लेकिन ये पेंडेंट मेरे और सिहन के पास एक जैसा ही है। दादी माँ ने जब उन दोनों से वो पेंडेंट्स लिए और उन्हें आपस में मिला देती है तो उन दोनों की सोल्स भी अपनी बॉडीज में वापस आ गई। फौरन से दादी माँ को भी रोक दिया कि प्लीज रुक जाए, यही हमारे सोल्स के एक्सचेंज होने की वजह है। दादी माँ बोली कि इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर हम इसे हमेशा के लिए जोड़ दे तो शायद फिर तुम दोनों की सोल्स भी एक्सचेंज होना बंद हो जाए। लेकिन इससे पहले कि दादी माँ उसे जोड़ पाती उसमें से एक पेंडेंट टूट जाता है। अब चाहे दादी माँ इसे जोड़ने की कोशिश भी कर रही थी लेकिन गुयनजी और सिहन पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ता जिससे तीनों ही काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। दादी माँ सिहन से कहने लगी कि तुम्हें तुम्हारी बॉडी वापस मिल गई है ना, तो मेरी भी विश पूरी करो, मुझे एक प्यारा सा ग्रैंड
ग्रैंडसन चाहिए। ग्रैंड चाइल्ड का सुनकर सिहन और गुयनजी दोनों ही शर्मा जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें जुनहाओ और विवे को साथ में दिखाया जाता है। ऐसा लग रहा था कि इन दोनों का अफेयर काफी टाइम से चल रहा है। जुनहाओ बोला कि अगर इस प्रॉपर्टी में मुझे कोई हिस्सा नहीं मिला तो इन सबको भी मैं कोई खुशी की लाइफ गुजारने नहीं दूंगा। जबकि विवी कहने लगी कि मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि सिहन को कभी भी उसकी लाइफ में कोई खुशी नसीब ना हो, बाकियों का क्या करना है वो तुम खुद ही देख लेना। इसके बाद सिहन को दिखाया जाता है जो गुयनजी से कॉल पर बात करते हुए कह रही थी कि मैं बस दादी माँ के लिए उनका फेवरेट फूड लेने के लिए गई थी, बस आ ही रही हूँ तुम्हारे पास। जैसे ही उसने कॉल काटी तो अचानक से कोई आकर उसके मुंह पर टिश्यू रखते हुए उसे बेहोश कर देता है। नेक्स्ट सीन 1 घंटे के बाद का दिखाया गया। शन गुयनजी के पास आते हुए कहता है कि बॉस मिस सिहन तो अभी तक नहीं आई, जबकि आपने तो कहा था कि वो कुछ ही लम्हों में पहुंचने वाली है और वो अपना फोन भी नहीं उठा रही। गुयनजी बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, सिहन ने तो कहा था कि वो करीब ही है। इसी दौरान जुनहाओ की कॉल आई जो कि इसे बता रहा था कि तुम्हारी दादी माँ और सिहन दोनों ही मेरे कब्जे में है। मैं जानना चाहता हूँ कि इन दोनों में से तुम सबसे पहले किसे बचाना चाहोगे। अपना एड्रेस भी दे देता है। गुयनजी उसे धमकाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इससे पहले ही जुनहाओ ने उसकी कॉल काट दी। इधर गुयनजी शन को पुलिस रिपोर्ट करने के लिए कहता है, ये कहकर कि तब तक मैं अकेले ही वहाँ पर पहुँच रहा हूँ। दूसरी तरफ जुनहाओ सिहन से कह रहा था कि इस फैमिली की वजह से मुझे और मेरी मॉम को बहुत कुछ देखना पड़ा। वैसे तो मैं सिर्फ इनसे बदला लेना चाहता था, लेकिन अब तुम भी इस फैमिली का हिस्सा हो तो तुम्हें भी इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ सकता। चलो तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ, मेरी मॉम ने इस फैमिली की वजह से मुझे अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था। गुयनजी मेरा एलिमेंट्री स्कूल का क्लास फेलो था, मैं हमेशा से ही उसे हराना चाहता था और फाइनली आज मुझे ये मौका मिल गया है। तब तक यहाँ गुयनजी भी पहुँच आया जो उसके हाथ में नाइफ देखकर कहता है कि प्लीज इन दोनों को छोड़ दो, तुम्हें जो भी चाहिए मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। इस पर जुनहाओ बोला कि अब तुमसे तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो बस ये देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी दादी और तुम्हारी वाइफ में से तुम किसको ज्यादा प्यार करते हो और किसको सबसे पहले बचाना चाहोगे। क्या फिर तुम्हारे पास एक और ऑप्शन भी है कि तुम मेरे सामने खुद को जख्मी करो। इधर सिहन और दादी माँ फौरन से कहने लगी कि नहीं गुयनजी तुम ऐसा कुछ भी मत करना, ये लड़का हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, हम बिल्कुल ठीक है। लेकिन गुयनजी नहीं चाहता कि उन दोनों को कुछ भी हो, इसलिए वो जुनहाओ की बात मान लेता है। वहीं पर घुटने टेक दिए। जुनहाओ ने भी उसे एक और नाइफ पकड़ाया जिससे गुयनजी अपने हाथ को जख्मी कर देता है और फिर जुनहाओ से कहने लगा कि अब मेरी दादी माँ और सिहन को छोड़ दो। लेकिन वो ऐसा करने वाला कहाँ था। इवल स्माइल देते हुए कहने लगा कि मैंने ऐसा कब कहा, जब तुम खुद को जख्मी कर लोगे तो मैं इन दोनों को छोड़ दूंगा। वैसे तुम्हें तो कोई भी आसानी से बेवकूफ बना सकता है। एक बार विवी ने क्या कह दिया कि उसने तुम्हारी जान बचाई थी, तुमने तो दिल पर ले लिया और तो और अगले 5 साल तक उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाई, जबकि तुम्हारी जान बचाने वाली तुम्हारी अपनी वाइफ ही थी। साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया। गुयनजी को पानी से डर लगता था इसलिए वो बेहोश हो गया। सिहन ने उसकी जान बचाई थी और वो विवी से कहने लगी कि आप इसके पास रहो, तब तक मैं एम्बुलेंस को बुलाती हूँ। जबकि विवी ने तो सारा क्रेडिट खुद को ही दे दिया था। यहाँ प्रेजेंट में गुयनजी मौका देखकर जुनहाओ को पकड़ना चाहता था, लेकिन इससे पहले ही जुनहाओ के आदमी ने उसे पकड़ लिया। नेक्स्ट सीन कुछ देर बाद का दिखाया जाता है जहाँ ली मुबई अपने आदमियों के साथ उस जगह पर पहुँच आया था और बहुत ही आसानी के साथ जुनहाओ और उसके आदमियों को भी अरेस्ट कर लेता है। इसके बाद वो सबसे पहले सिहन के पास जाता है, उसके हाथ खोले और बताया कि अब नाटक करना बंद कर दो, जुनहाओ पकड़ा गया है। सिहन भी उसे अपने सामने देखकर पूछने लगी कि ली मुबई तुम यहाँ? वो बोला कि हाँ, तुमने मेरी जान बचाई थी ना, आज मैंने भी तुम्हारी जान बचाकर तुम्हें वो फेवर लौटा दिया है और अभी भी मेरी ऑफर तुम्हारे लिए वैलिड है, तुम गुयनजी को छोड़कर मेरे साथ चल सकती हो। सिहन बोली कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया हमारी जान बचाने के लिए, लेकिन मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश हूँ। जो सुनकर ली मुबई को अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन वो कह देता है कि ठीक है, फिर आज के बाद मैं कभी भी तुम्हारी लाइफ में नहीं आऊंगा। ये कहकर वो चला जाता है। इसके बाद सिहन दादी माँ के पास जाती है, उनके हाथ खोले और उनको होश में लाया। दादी माँ को जुनहाओ और उसकी मॉम पर बहुत ज्यादा गुस्सा था कि पहले तो मैंने इन दोनों को ज्यादा सीरियस नहीं लिया, लेकिन अब मैं इन दोनों को सजा जरूर दिलाऊंगी। उधर गुयनजी को भी होश आ जाता है। होश में आते साथ ही वो सिहन और दादी माँ से पूछने लगा कि आप दोनों ठीक हो ना? दादी माँ बोली कि हाँ हाँ हम बिल्कुल ठीक हैं, तुम फिक्र नहीं करो। जुनहाओ को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, जो सुनकर अब उसे भी थोड़ा सा रिलीफ मिल गया और इसी के साथ हमारी इस सीरीज की भी हैप्पी एंडिंग हुई।